मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं इकबाल अहमद। म्यांमार में 3 साल पहले हुए तख्तापलट के बाद अब तक हिंसा जारी। सेना को कड़ी चुनौती दे रहे विद्रोही समूह। More than 350 our brother and sister already sacrificed their life. More than 200 sacrificed for their body parts. बीबीसी की खास रिपोर्ट में बताएंगे म्यांमार में कैसे विद्रोही समूहों में शामिल हो रहे युवा बदल रहे हैं युद्ध की तस्वीर। Sometimes we can cry the whole day. It's okay, but we have to stand up again. Because if we are not here, who would treat those patients? इजरायली सेना ने बंधक बनाकर रखे 3 नागरिकों के शव गजा से मिलने की पुष्टि की। It is with a heavy heart that I share that last night Israeli special forces in Gaza rescued the bodies of our hostages, Hanania Vlonka. चुनावी हलचल में कल होने वाले छठे चरण के मतदान पर चर्चा के साथ साथ होगी फॉर्म 17C पर भी बात। आगे बढ़े उससे पहले इकबाल अहमद से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि सूडान के डारफूर इलाके में नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूएन की विशेष सलाहकार एलिस वाइरीमो ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लोगों को उनकी जाति और नस्ल के आधार पर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डारफूर में ऐतिहासिक हिंसा को अंजाम देने वालों को अभी तक कानून के कटघरे में नहीं लाया जा सका है और इसीलिए हिंसा का यह चक्र अभी तक जारी है। एलिस वाइरीमो का कहना था, The situation now bears all the marks of the risk of genocide. अभी जो हालात हैं उससे साफ है कि वहां नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जहां नरसंहार हो चुके हैं और वहां कैसे हालात थे, हम उन सब का अध्ययन करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि रवांडा में 1993 में इसी तरह के हालात थे और फिर वहां 1994 में नरसंहार हुआ। उसी तरह स्रेब्रेनिका में 1994 में इसी तरह के हालात थे और वहां 1995 में नरसंहार हुआ। उन्होंने कहा कि सूडान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कोई ध्यान नहीं है। अब हर साल 11 जुलाई को 1995 में स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार के दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रवांडा और जर्मनी के जरिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि सर्बिया और बोस्निया के सर्ब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। 11 जुलाई 1995 को बोस्निया के सर्ब लड़ाकों ने यूएन की सुरक्षा में रह रहे एक कैंप पर धावा बोल दिया था और वहां रह रहे करीब 8,000 बोस्नियाई मुसलमान मर्दों और बच्चों को मार दिया था। प्रस्ताव के पास होने की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, The result of the vote is as follows. In favor 84, against। प्रस्ताव पर वोटिंग का नतीजा इस तरह है। इसके पक्ष में 84 वोट जबकि 19 इसके खिलाफ पड़े हैं। 68 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं दिया है, इसलिए हम इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से निर्यात होने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा, न ही टेस्ला ने और न ही मैंने टैरिफ को बढ़ाने की मांग की थी। पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज गांव में भारी भूस्खलन हुआ है और गांव वाले शवों को मलबों से निकाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी मीडिया एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अब तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। यह हादसा एंगा प्रांत के काओकलम गांव में तड़के 3 बजे हुआ। पोरगेरा वुमेन इन बिजनेस एसोसिएशन की अध्यक्ष एलिजाबेथ लारूमा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि पहाड़ के किनारे खिसकने से घर जमींदोज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा हुआ तो लोग सो रहे थे और पूरा गांव ही धंस गया है। मुझे लगता है कि कम से कम 100 से अधिक लोग जमीन के अंदर समा गए हैं। 3 साल पहले 2000
2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ। वहां की सेना ने आंग सान सूची के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार को गद्दी से हटाकर आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और फिर विद्रोह शुरू हुआ। इस घटना को अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां विद्रोह थमा नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत आज इसी खबर से करते हैं। बीबीसी संवाददाता क्विंटन सोमरविल ने म्यांमार के पूर्वी करेनी राज्य के घने जंगलों में विद्रोही गुट करेनी नेशनलिटीज डिफेंस फोर्स यानी KNDF के लड़ाकों के साथ करीब 1 महीने का वक्त बिताया। इस विद्रोही गुट में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। सोमरविल ने फ्रंटलाइन पर लड़ रहे इन युवाओं की कोशिशों, वहां मौजूद मेडिकल वर्कर्स से बात की जो बेहद सीमित संसाधनों में विद्रोह को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्विंटन सोमरविल की रिपोर्ट का सार सुनवाते हैं बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की आवाज में। KNDF युवा लड़ाकों और कमांडरों का समूह है जो तख्तापलट के बाद सामने आया है। करेनी राज्य में दशकों से विद्रोही समूहों के लोग सेना के खिलाफ लड़ते आए हैं, लेकिन अब KNDF के आने से इन विद्रोहियों को कई सफलता मिली है। यहाँ की सैन्य सत्ता के खिलाफ माहौल तब बनने लगा जब पिछले साल 27 अक्टूबर को देश के उत्तर में विद्रोहियों के समूह ने सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से देश भर के दर्जनों शहर सशस्त्र विद्रोहियों के हाथ में आ गए। सेना ने अब भी प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाए रखा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और म्यांमार की सीमाओं पर सेना का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा है। KNDF का कहना है कि वो और दूसरे विद्रोही समूहों ने करेनी राज्य के 90% हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह भले ही छोटा इलाका हो, लेकिन ये प्रतिरोध का बड़ा केंद्र बन गया है। KNDF के पास लड़ाकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कम है। दूसरे देशों में रहने वाले म्यांमार के लोगों से इस विद्रोह को ज्यादातर फंड मिलता है। कुछ वक्त पहले जवानों की कमी से जूझ रहे सैन्य शासन ने एक भर्ती आदेश लागू किया था, जिसके बाद रैंकों पर असर आया। फिर सैकड़ों की संख्या में युवा विद्रोह में शामिल होने के लिए विद्रोही इलाकों की तरफ आ गए। ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये विद्रोह किस दिशा में जाएगा। दोनों ही पक्षों के लिए ये वजूद की लड़ाई है और लगातार इसमें रक्तपात और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे वापस आ पाना असंभव है। तो ये थी क्विंटन सोमरविल की रिपोर्ट का सार जो सुना रहे थे नवीन नेगी। करेनी में क्विंटन सोमरविल की मुलाकात हुई म्योजिन से, माफ कीजिएगा ने म्योजिन से, जो KNDF के डिप्टी कमांडर हैं। ने म्योजिन अपने साथ लाउडस्पीकर लेकर ऊंचाई तक जाते हैं और नीचे बने सेना के आउटपोस्ट में मौजूद सैनिकों से हथियार डालने को कहते हैं। More than 350 our brother and sister already sacrificed their life. More than 200 वो कह रहे थे कि हमारे 350 से अधिक भाई बहन पहले ही अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। 200 से अधिक ने अपने शरीर के अंगों का बलिदान दिया है। जैसा आपने आज सुबह देखा था, सैकड़ों लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और देश की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यही हमारी ताकत है। बीते 3 सालों में म्यांमार में हुए विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद वहां गृह युद्ध की जो स्थिति बनी है, उसमें भी हजारों लोगों की जान गई है। करेनी में क्विंटन सोमरविल की मुलाकात युवा डॉक्टरों की एक टीम से हुई जो वहां एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं। घने जंगलों के बीच ये ऑपरेशन थिएटर जमीन के नीचे बना है और तारपोलिन से ढका हुआ है। यहाँ कई मरीज थे जिनके शरीर के अंग नहीं थे। यहाँ मौजूद डॉक्टर ने काम करने में आ रही मुश्किलों के बारे में क्विंटन को बताया। We try our best to cope with that, but it's not very good. But even amputated soldiers are still fighting. वहां मौजूद पुरुष ने बताया, हम हालात से जूझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जिन सैनिकों के अंग कट गए वो भी यहाँ लड़ ही रहे हैं। हम कैसे पीछे हट सकते हैं? वहां मौजूद महिला ने बताया कि कभी कभी हम पूरा दिन रो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन Sometimes we can cry the whole day. It's okay, but we have to stand up again because वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि कभी कभी हम पूरा दिन रो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन हमें हर हाल में फिर से खड़े होना है, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो इन घायल मरीजों का इलाज भला कौन करेगा।
हाल के महीनों में म्यांमार के सैन्य शासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चीन की सीमा से सटे शान राज्य और बांग्लादेश से सटे रखाइन के बड़े हिस्सों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने बीबीसी से कहा कि तख्तापलट के बाद से देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। What we have seen is a country in free fall and I would say तो वोल्कर तुर्क कह रहे थे कि हमने देखा है कि एक देश स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता जा रहा है और मैं कहूंगा कि पिछले 3 सालों में जब से वहां सैन्य तख्तापलट हुआ है, मानवाधिकारों की स्थिति भयावह है। यह कभी न खत्म होने वाला एक बुरा सपना बन गया है और हमने हिंसा और संघर्ष में बढ़ोतरी देखी है। तनाव खासतौर पर रखाइन प्रांत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में भी बढ़ रहा है। तो हाँ, मेरा मतलब है यह एक बेहद दुखद स्थिति है कि दुर्भाग्य से दुनिया का ध्यान इसी तरफ नहीं है। इकबाल, म्यांमार की कहानी दिलचस्प है। 50 साल तक सैन्य शासन देख चुका म्यांमार 2011 में गणतांत्रिक शासन की तरफ बढ़ने लगा। 2015 में चुनाव हुए और आंग सान सूची और उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, जो कभी बैन हुआ करती थी वहां, उसने चुनाव जीता और सरकार बनाई। नवंबर 2020 में देश में एक बार फिर चुनाव हुए और आंग सान सूची की पार्टी ने फिर एक बार जीत हासिल की, लेकिन ये नई सरकार फरवरी 2021 तक ही चल सकी क्योंकि सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सूची और उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सेना ने देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। बिना किसी सबूत के सेना ने दावा किया कि चुनाव फर्जी थे। इसके बाद म्यांमार में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी आंग सान सूची और उनकी पार्टी के नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक म्यांमार में स्थिति नहीं कायम हो सकी है। माफ करिएगा, तब से लेकर अब तक म्यांमार में शांति कायम नहीं हो सकी है। प्रदर्शन तो थम गए, लेकिन सेना और सेना का विरोध करने वाले विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। तो ये तो थी म्यांमार की खबर और अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और रुक करते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका का लाया गया मामले में ICJ ने अपना फैसला दे दिया है और ICJ ने इसराइल को रफा में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए कहा है। साथ ही मिस्र से सटी रफा की सीमा को खोलने का आदेश दिया है ताकि बड़ी मात्रा में राहत सामग्री वहां से होते हुए गजा पहुंचाई जा सके। कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि रफाह में इसराइली कार्रवाई 7 मई को शुरू हुई और 18 मई तक यहां 8 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। कोर्ट ने कहा कि जांचकर्ताओं और फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा में आने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा इसराइल से कि वो कोर्ट के इस फैसले को लागू करे और 1 महीने के भीतर कोर्ट को ये बताए कि कितनी प्रगति हुई है। हालांकि कोर्ट ने गजा में इसराइली बंधकों के अभी भी हमास में कैद होने पर चिंता जताई और उनकी बिना शर्त तुरंत रिहाई पर जोर दिया। और इधर इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्हें गजा में बंधक बनाकर रखे गए 3 इस्राएली नागरिकों के शव मिले हैं। इन तीनों की हत्या बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में हुई थी, ये इस्राएली सेना का कहना है। सेना ने इन तीनों बंधकों की पहचान हनान याब्लोंका, ओरियन हर्नांडेज और माइकल निसेनबॉम के तौर पर की है। सेना का कहना है कि गजा के उत्तरी शहर जबालिया में रात को किए एक साझा अभियान में ये शव बरामद किए गए थे। इस साझा अभियान में इसराइली सेना के साथ इसराइली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल थी। इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने तेल अवीव में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। It is with a heavy heart that I share that last night इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी कह रहे थे कि भारी मन के साथ मैं आप लोगों को बीती रात गजा में हुए स्पेशल फोर्सेस के अभियान के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने बंधक बनाए गए 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। ये हैं हन्नान याब्लोंका, ओरियन हर्नांडेज और माइकल निसेनबॉम। गजा के इलाके के बारे में मिली सटीक जानकारी के आधार पर स्पेशल अभियान चलाया गया था जिसमें इनके शवों को बरामद किया गया। डैनियल हगारी ने कहा कि इन तीनों की हत्या इसराइल पर हमास के हमले के दौरान की गई और उनके शवों को गजा ले जाया गया था। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इसराइल इस क्षेत्र में अपना सैन्य अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को वापस नहीं कर देता। इस खबर पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंधकों को हर हाल में जीवित या मृत वापस लेकर आना हमारी राष्ट्रीय
हमारा राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है और हम यही कर रहे हैं। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने करीब 1200 इसराइली नागरिकों को मारा और 252 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। इसराइल का कहना है कि अभी भी करीब 130 इसराइली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। सीधे चलते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा के पास। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ICJ का जो फैसला है वो इसराइल पर कितना मान्य है और इसराइल क्या इसे पूरा करेगा? देखिए, ICJ का फैसला जो है वो बिल्कुल इसराइल पर मान्य है, क्योंकि इसराइल उसको रिकॉग्नाइज करता है। और जहां तक उसको कार्यान्वित करने का सवाल है तो उसको लेकर के हमेशा ही ICJ के जो रूलिंग्स हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, इसको लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसको जमीन पे कार्यान्वित करने के लिए। जहां तक इसराइल का सवाल है तो इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, इसराइल ने वहां हियरिंग में हिस्सा भी लिया। जो जनवरी में ये शुरू हुआ था, उसके बाद मार्च में फैसला जो आया था, प्रोविजनल फैसला, उस दौरान भी इसराइल ने उसमें जो है हिस्सा लिया था। अभी फिर इसराइल ने इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, पूरी कार्यवाही में हिस्सा पूरे जोर शोर के साथ लिया है। लेकिन इसराइल लगातार ये भी कहता रहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको रफा में कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती। हालांकि इस रूलिंग के बाद यहाँ पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑफिशियल बयान जल्द ही सभी को वाकिफ कराया जाएगा और उसका इंतजार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आज एक बैठक बुलाई है आज शाम को कि इस फैसले के बाद इसराइल जो है उसका क्या रुख हो। लेकिन चिंता का विषय इसराइल के लिए जरूर है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जितने भी देश ICJ को मान्यता देते हैं वो इसराइल का साथ शायद न दे पाए, और अमेरिका भी जो है वो भी रफा के मामले पर कई बार इसराइल के खिलाफ खड़ा दिखा है। जी, और अभी जैसे 3 बंधकों के शव मिले गजा में, सप्ताह भर पहले भी गजा में 3 बंधकों के शव मिले थे, तो इसके बाद क्या वहां की नेतन्याहू सरकार पर किस तरह का दबाव है? देखिए, इसराइल में नेतन्याहू पर बेहद दबाव है कि कोई जो डील है उसको मानते हुए वहां पर जितने भी बंधक हैं उनको वापस लाया जाए। ये बात जरूर है कि इसराइल सरकारी तौर पर इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 37 जो बंधक हैं वहां पर वो मारे जा चुके हैं, लेकिन मृत जो बंधक हैं उनको भी लाना जो है इसराइल में माना जाता है कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो अभी तक आपको बता दें कि 19 जो हैं शव वहां से बंधकों के शव लाए जा चुके हैं इसराइल में इस पूरी कार्रवाई के दौरान, और दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पर आज पेरिस में एक मुलाकात हो रही है। मोसाद के चीफ जो हैं डेविड बर्निया वो वहां पर गए हुए हैं। वहां पर विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं उसमें वो भी हिस्सा ले रहे हैं और कतर के प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दबाव बढ़ रहा है कि जल्द से जल्द कोई एक डील जो है उसको तय किया जाए। जी, एक क्विक आपका रिस्पॉन्स इस पर चाहूंगी कि हमास को बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए, ये ICJ का कहना है, लेकिन ये कार्यान्वित कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पता नहीं है कि कितने बंधक जो हैं और कहां पर उन्हें रखा गया है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि बाकी भी वहां जो उनके तरह के संगठन हैं, चरमपंथी संगठन, उन्होंने भी कई लोगों को बंधक बना रखा है और इन बंधकों का जो है पोजीशन हमास को पता नहीं है। तो ऐसे में उन्हें भी काफी काम करना होगा और सारे बंधकों को ढूंढना होगा। तो जाहिर है कि उनके तरफ से ये कहा जाता रहा, हालांकि इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि ये बिल्कुल झूठ है और वो टाइम बाइंग के लिए जो है इस तरह का पोजीशन हमास ने ले रखा है और हमास को पूरी जानकारी है कि सारे बंधक कहाँ रखे गए हैं। जी, तो ये थे यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश चुनावी हलचल में जानेंगे कांग्रेस ने क्या की मांग।
पर अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों पर। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं नमस्कार। मदन लाल लंबोरिया लिखते हैं हमास और नेतन्याहू दोनों बैकफुट पर हैं। और इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो इसराइल फिलिस्तीनी युद्ध कब बंद होगा, सुरेंद्र सिंह ने लिखा है। शंभू शरण ने लिखा है इसराइल शवों का मिलना, इसराइली प्रयास बहुत ही सार्थक हैं, वो कहते हैं। और फेसबुक पर भी कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। ललितपुर नेपाल से ईश्वर पोखरेल हमको सुन रहे हैं। शरद कुमार हैं, म्यांमार में सेना के खिलाफ विद्रोही कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, ये इनकी राय है। आगे बढ़ते हैं इकबाल जी और बात करते हैं चुनावी हलचल की, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कल क्या खास प्रोग्राम आने वाला है। कल का जो द लेंस शो है, इसमें इस बार चर्चा हो रही है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग ने जिस तरह से अलग अलग, चाहे वो विभाजनकारी बयान जिनको कहा गया था, चाहे वो हिंदू मुसलमानों को लेकर हो या जातीय समीकरणों को लेकर हो, वो जो बयान आए थे, और फिर जो दूसरा विवाद कुछ समय पहले उठा जिसको लेकर के ADR की तरफ से याचिका भी दायर की गई थी कि चुनाव आयोग एकदम जब चुनाव समाप्त हो रहा है, जिस दिन मतदान समाप्त हो रहा है, उसके तुरंत बाद आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहा है और समय क्यों लग रहा है, जिससे सवाल पैदा हुए। इसको लेके जो याचिका आई थी, तो ये जो दो बुनियादी मुद्दे हैं, इनसे जुड़ा हुआ ये हमारा कल का द लेंस है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलू क्या हैं और उनको अलग अलग पक्ष, चाहे वो चुनाव आयोग हो, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं TS कृष्णमूर्ति, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस हमारे साथ शामिल हैं, जो बताएंगी, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव है चुनाव कवर करने का। और साथ ही जो BJP का पक्ष है, उसके लिए प्रोफेसर संगीत रागी कार्यक्रम में होंगे। तो शनिवार को द लेंस में चर्चा चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर उठते सवालों को लेकर। और ये कार्यक्रम आप देख सकेंगे BBC के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और BBC के पन्ने पर। और अब बात चुनावी हलचल की। और लोकसभा के छठे चरण में कल यानी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसमें 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कल। उसमें यूपी से 14, हरियाणा से 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और कश्मीर के अनंतनाग राजौरी की 1 सीट पर चुनाव होंगे। और 7वें और आखिरी चरण में जो मतदान होगा वो 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री 7वें चरण के प्रचार के लिए आज शिमला में थे, उसके बाद वो पंजाब के गुरदासपुर भी गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समान नागरिकता जो है वो बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस उसका विरोध करती रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया कानून को समर्थन देती है। और जब शिमला के बाद मोदी पंजाब के गुरदासपुर गए तो वहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर हमला किया। तो पहले सुनते हैं कि मोदी ने कहा क्या। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो झारखंड के देवघर में थे। उन्होंने मोदी के 10 वर्षों का हिसाब मांगा। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो, सरमाएदार को आप जमीन दे रहे हो।
तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आपने ये दो आवाज़ें सुनी, एक प्रधानमंत्री की, हालांकि वो 7वें चरण के जो मतदान होंगे 1 तारीख को, उनके लिए प्रचार करते वक्त बोल रहे थे, और फिर आपने खड़गे साहब को सुना। तो ये पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा और शिमला में फिर यूसीसी, प्रधानमंत्री के इन बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का और बीजेपी का जो अब कोर नैरेटिव है, जो मुख्य मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत, उनके नेतृत्व, विकसित भारत के साथ साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और जिस तरह से कश्मीर की बात करें 370 की लागू कर देगी कांग्रेस, या पाकिस्तान को पैगाम भेजे जाएंगे अच्छे मीठे और दोस्ती बढ़ाई जाएगी, वो बम फोड़ता रहेगा, ये सब मतलब लार्जर जो हिंदुत्व का नैरेटिव है उसके अंदर चीजें ये फिट होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने एजेंडा, बीजेपी अपने एजेंडा पे है, अपनी राजनीति कर रही है, और खड़गे साहब का जो आपने सुनाई थी अभी साउंड बाइट, वो बड़ा आक्रामक बोल रहे थे। वो कह रहे थे भाई 55 साल का हिसाब तो हम दे ही देंगे, हमने जो भी किया है, आप भी 10 साल का हिसाब दीजिए। तो एक तरफ तो चुनाव अब अपने चरम पे, अंतिम 2 फेज बचे हुए हैं, 80% इलेक्शन हो चुका है, कल के मतदान के बाद 90% हो चुका होगा। तो जहां बाकी देश में जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां तो चुनावों से काफी हद तक ध्यान हट चुका है, लेकिन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो चरम पे है। तो उसकी जो आरोप प्रत्यारोप, अपनी टॉकिंग पॉइंट से स्कोर करना, वो सिलसिला जारी है। जी, तो संजीव, चुनाव जो कल जहां राजधानी दिल्ली में है, तो सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद हम दिल्ली के चुनावों की बात करेंगे। शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने 500 से ज्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा, इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला। 100 करोड़ का, 1100 करोड़ का, वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। तो संजीव, आपने सुना केजरीवाल को, और यहाँ पहली बार आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में हम सभी जानते हैं कि बीजेपी कितनी मजबूत है, चाहे वो 14 का चुनाव रहा, चाहे 19 का चुनाव रहा, उन्होंने लगातार 7 सीटें जीती हैं। क्या इस बार कुछ अलग होगा? अब ये क्या होगा ये तो जिनको मालूम पड़ेगा एक बार, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही। 2014 और 19 में दोनों बार 100% रिकॉर्ड रहा बीजेपी का, लेकिन दोनों बार कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े थे। कांग्रेस नंबर 2 रही थी 2019 में लोकसभा में, जबकि विधानसभा चुनावों में कोई टक्कर में ही नहीं दिखता है आप पार्टी के। तो ये सब समीकरण अब ये नए घटना चक्र में कांग्रेस और आपके कॉम्बिनेशन के साथ, जिस तरह से केजरीवाल को जमानत पे छूट मिली है बाहर आके प्रचार करने की, और उनके और प्रधानमंत्री के बीच में जो नोकझोंक चल रही है, प्राइम मिनिस्टर बोले कल की ये तो अनुभवी चोर हैं एक टेलीविजन कार्यक्रम में, आज उसका जवाब केजरीवाल ने दिया जो अभी आपने सुनाया है कि भाई अगर कोई सबूत ही नहीं है तो सबको छोड़िए। तो ये जो एक गर्मी पैदा हुई है केजरीवाल के सक्रिय होने से जमीन पर, वो और प्लस कुछ ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस और आपका, ये पहले से ज्यादा दिलचस्प बना रहा है इस चुनाव को। निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो हमें 4 को ही मालूम पड़ेगा। जी, और संजीव, एक बात आमतौर पर कही जाती है कि जो दिल्ली का मतदाता है वो विधानसभा में तो केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो वही मतदाता मोदी को वोट देता है, यानी बीजेपी को वोट देता है। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद मोदी ने उन मतदाताओं के लिए एक फैसले के कश्मकश में डाल दिया है कि अब क्या करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि इस बात में कोई दम है? अब मुझे नहीं मालूम मतदाता कश्मकश में है कि प्रेक्षक हमारे जैसे कश्मकश में है कौन कितना उलझा हुआ, क्योंकि अब तक का रवैया स्पष्ट है। जैसे आपने स्वयं कहा इकबाल भाई कि जनता जब मुख्यमंत्री चुनती है केजरीवाल के लिए वोट डालती है, जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, मोदी के लिए डाल रहे होते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव, जैसे मैंने लगातार कहा है पिछले 1 महीने में, 2014 और 19 से अलग है, फर्क है। और इस फर्क का नतीजा किस तरह से परिणामों में परिलक्षित होगा 4 जून को, ये एक बड़ा कौतूहल का विषय है हम सब के लिए।
और संजीव, कल जहां भी चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर मैं बहुत संक्षेप में एक बात करूं तो यूपी की जो 14 सीटें हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर की है, जहां से मेनका गांधी चुनाव में है। और कहा यह जा रहा है कि कल का जो बैरोमीटर होगा वो मेनका गांधी की सीट से ही कुछ पता चलेगा। उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? मेनका गांधी अब सबसे वरिष्ठ सांसद है इस पार्लियामेंट की, है सबसे वरिष्ठतम सांसदों में से एक है। उनको जब नई संसद में गए तो बीजेपी की तरफ से बोलने वालों में जो प्रमुख अफसर दिया गया उसमें मेनका गांधी का नाम था, जबकि सबको मालूम है कि रिश्ते अब थोड़े खट्टे मीठे हैं वरुण गांधी मेनका गांधी के साथ, बीजेपी के और मौजूदा नेतृत्व के। तो सुल्तानपुर की सीट अहम हो जाती है। वरुण गांधी वहां प्रचार भी कर रहे हैं जो बाकी जगह बीजेपी की सीट्स पे नहीं गए हैं। तो डेफिनेटली बैरोमीटर और नो बैरोमीटर, लेकिन इस बार यूपी का चुनाव पूरा ही बहुत खासा तगड़ा फंसा हुआ लग रहा है कई जगहों पे, और सबकी नजर इस बात पे है। देखिए, दिल्ली की चाबी तो यूपी से ही निकलेगी। महत्वपूर्ण स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट महाराष्ट्र वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, विपक्ष की क्या परफॉर्मेंस रहती है यूपी में, वो रास्ता दिल्ली का लखनऊ से ही तय होगा। बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस पूरे चुनावी विश्लेषण के लिए। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं इकबाल अहमद। म्यांमार में 3 साल पहले हुए तख्तापलट के बाद अब तक हिंसा जारी, सेना को कड़ी चुनौती दे रहे विद्रोही समूह। More than 350 our brother sister already sacrificed their life. More than 200 sacrificed for their body parts. बीबीसी की खास रिपोर्ट में बताएंगे म्यांमार में कैसे विद्रोही समूहों में शामिल हो रहे युवा बदल रहे हैं युद्ध की तस्वीर। Sometimes we can cry the whole day. It's okay, but we have to stand up again. Because if we are not here, who would treat those patients? इजरायली सेना ने बंधक बनाकर रखे 3 नागरिकों के शव गजा से मिलने की पुष्टि की। It is with a heavy heart that I share that last night Israeli special forces in Gaza rescued the bodies of our hostages, Hanania Vlonka. चुनावी हलचल में कल होने वाले छठे चरण के मतदान पर चर्चा के साथ साथ होगी फॉर्म 17C पर भी बात। आगे बढ़ें उससे पहले इकबाल अहमद से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि सूडान के डारफूर इलाके में नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूएन की विशेष सलाहकार एलिस वाई रीमो ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लोगों को उनकी जाति और नस्ल के आधार पर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डारफूर में ऐतिहासिक हिंसा को अंजाम देने वालों को अभी तक कानून के कटघरे में नहीं लाया जा सका है और इसीलिए हिंसा का यह चक्र अभी तक जारी है। एलिस वाई रीमो का कहना था, The situation now bears all the marks of the risk of genocide. अभी जो हालात हैं उससे साफ है कि वहाँ नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जहाँ नरसंहार हो चुके हैं और वहाँ कैसे हालात थे, हम उन सब का अध्ययन करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि रवांडा में 1993 में इसी तरह के हालात थे और फिर वहाँ 1994 में नरसंहार हुआ। उसी तरह स्रेब्रेनिका में 1994 में इसी तरह के हालात थे और वहाँ 1995 में नरसंहार हुआ। उन्होंने कहा कि सूडान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कोई ध्यान नहीं है। अब हर साल 11 जुलाई को 1995 में स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार के दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रवांडा और जर्मनी के जरिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि सर्बिया और बोस्निया के सर्ब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। 11 जुलाई 1995 को बोस्निया के सर्ब लड़ाकों ने यूएन की सुरक्षा में रह रहे एक कैंप पर धावा बोल दिया था और वहां रह रहे करीब 8000 बोस्नियाई मुसलमान मर्दों और बच्चों को मार दिया था। प्रस्ताव के पास होने की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, The result of the vote is as follows. In favor 84, against प्रस्ताव पर वोटिंग का नतीजा इस तरह है। इसके पक्ष में 84 वोट जबकि 19 इसके खिलाफ पड़े हैं। 68 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं दिया है, इसलिए हम इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में चीनी
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से निर्यात होने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा, न ही टेस्ला ने और न ही मैंने टैरिफ को बढ़ाने की मांग की थी। पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज गांव में भारी भूस्खलन हुआ है और गांव वाले शवों को मलबों से निकाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी मीडिया एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अब तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। यह हादसा एंगा प्रांत के काओकलम गांव में तड़के 3 बजे हुआ। पोरगेरा वुमेन इन बिजनेस एसोसिएशन की अध्यक्ष एलिजाबेथ लारूमा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि पहाड़ के किनारे खिसकने से घर जमींदोज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा हुआ तो लोग सो रहे थे और पूरा गांव ही धंस गया है। मुझे लगता है कि कम से कम 100 से अधिक लोग जमीन के अंदर समा गए हैं। तीन साल पहले 2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ। वहां की सेना ने आंग सान सूची के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार को गद्दी से हटाकर आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और फिर विद्रोह शुरू हुआ। इस घटना को अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां विद्रोह थमा नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत आज इसी खबर से करते हैं। बीबीसी संवाददाता क्विंटन सोमरविल ने म्यांमार के पूर्वी करेनी राज्य के घने जंगलों में विद्रोही गुट करेनी नेशनलिटीज डिफेंस फोर्स यानी KNDF के लड़ाकों के साथ करीब 1 महीने का वक्त बिताया। इस विद्रोही गुट में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। सोमरविल ने फ्रंटलाइन पर लड़ रहे इन युवाओं की कोशिशों, वहां मौजूद मेडिकल वर्कर्स से बात की जो बेहद सीमित संसाधनों में विद्रोह को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्विंटन सोमरविल की रिपोर्ट का सार सुनवाते हैं बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की आवाज में। KNDF युवा लड़ाकों और कमांडरों का समूह है जो तख्तापलट के बाद सामने आया है। करेनी राज्य में दशकों से विद्रोही समूहों के लोग सेना के खिलाफ लड़ते आए हैं, लेकिन अब KNDF के आने से इन विद्रोहियों को कई सफलता मिली है। यहाँ की सैन्य सत्ता के खिलाफ माहौल तब बनने लगा जब पिछले साल 27 अक्टूबर को देश के उत्तर में विद्रोहियों के समूह ने सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से देश भर के दर्जनों शहर सशस्त्र विद्रोहियों के हाथ में आ गए। सेना ने अब भी प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाए रखा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और म्यांमार की सीमाओं पर सेना का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा है। KNDF का कहना है कि वो और दूसरे विद्रोही समूहों ने करेनी राज्य के 90% हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह भले ही छोटा इलाका हो, लेकिन ये प्रतिरोध का बड़ा केंद्र बन गया है। KNDF के पास लड़ाकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कम है। दूसरे देशों में रहने वाले म्यांमार के लोगों से इस विद्रोह को ज्यादातर फंड मिलता है। कुछ वक्त पहले जवानों की कमी से जूझ रहे सैन्य शासन ने एक भर्ती आदेश लागू किया था, जिसके बाद रैंकों पर असर आया। फिर सैकड़ों की संख्या में युवा विद्रोह में शामिल होने के लिए विद्रोही इलाकों की तरफ आ गए। ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये विद्रोह किस दिशा में जाएगा। दोनों ही पक्षों के लिए ये वजूद की लड़ाई है और लगातार इसमें रक्तपात और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे वापस आ पाना असंभव है। तो ये थी क्विंटन सोमरविल की रिपोर्ट का सार जो सुना रहे थे नवीन नेगी। करेनी में क्विंटन सोमरविल की मुलाकात हुई म्योजिन से, माफ कीजिएगा ने म्योजिन से, जो KNDF के डिप्टी कमांडर हैं। ने म्योजिन अपने साथ लाउड स्पीकर लेकर ऊंचाई तक जाते हैं और नीचे बने सेना के आउटपोस्ट में मौजूद सैनिकों से हथियार डालने को कहते हैं। More than 350 our brother and sister already sacrificed their life. More than 200 वो कह रहे थे कि हमारे 350 से अधिक भाई बहन पहले ही अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। 200 से अधिक ने अपने शरीर के अंगों का बलिदान दिया है। जैसा आपने आज सुबह देखा था, सैकड़ों लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और देश की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यही हमारी ताकत है। बीते 3 सालों में म्यांमार में हुए विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद वहां गृह युद्ध की जो स्थिति बनी है उसमें भी हजारों लोगों की जान गई है। करेनी में क्विंटन सोमरविल की मुलाकात युवा डॉक्टरों की एक टीम से हुई
जो वहाँ एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं। घने जंगलों के बीच ये ऑपरेशन थिएटर ज़मीन के नीचे बना है और तारपोलिन से ढका हुआ है। यहाँ कई मरीज थे जिनके शरीर के अंग नहीं थे। यहाँ मौजूद डॉक्टर ने काम करने में आ रही मुश्किलों के बारे में क्विंटन को बताया। We try our best to cope with that, but it's not very good. But even amputated soldiers are still fighting. वहाँ मौजूद पुरुष ने बताया, हम हालात से जूझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जिन सैनिकों के अंग कट गए वो भी यहाँ लड़ ही रहे हैं। हम कैसे पीछे हट सकते हैं? वहाँ मौजूद महिला ने बताया कि कभी कभी हम पूरा दिन रो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन Sometimes we can cry the whole day. It's okay, but we have to stand up again. Because वहाँ मौजूद एक महिला ने बताया कि कभी कभी हम पूरा दिन रो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन हमें हर हाल में फिर से खड़े होना है, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो इन घायल मरीजों का इलाज भला कौन करेगा? हाल के महीनों में म्यांमार के सैन्य शासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चीन की सीमा से सटे शान राज्य और बांग्लादेश से सटे रखाइन के बड़े हिस्सों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने बीबीसी से कहा कि तख्तापलट के बाद से देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। What we have seen is a country in free fall and I would say तो वोल्कर तुर्क कह रहे थे कि हमने देखा है कि एक देश स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता जा रहा है, और मैं कहूंगा कि पिछले 3 सालों में जब से वहां सैन्य तख्तापलट हुआ है, मानवाधिकारों की स्थिति भयावह है। यह कभी न खत्म होने वाला एक बुरा सपना बन गया है और हमने हिंसा और संघर्ष में बढ़ोतरी देखी है। तनाव खासतौर पर रखाइन प्रांत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में भी बढ़ रहा है। तो हाँ, मेरा मतलब है यह एक बेहद दुखद स्थिति है कि दुर्भाग्य से दुनिया का ध्यान इसी तरफ नहीं है। इकबाल, म्यांमार की कहानी दिलचस्प है। 50 साल तक सैन्य शासन देख चुका म्यांमार 2011 में गणतांत्रिक शासन की तरफ बढ़ने लगा। 2015 में चुनाव हुए और आंग सान सूची और उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, जो कभी बैन हुआ करती थी वहां, उसने चुनाव जीता और सरकार बनाई। नवंबर 2020 में देश में एक बार फिर चुनाव हुए और आंग सान सूची की पार्टी ने फिर एक बार जीत हासिल की, लेकिन ये नई सरकार फरवरी 2021 तक ही चल सकी, क्योंकि सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सूची और उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सेना ने देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। बिना किसी सबूत के सेना ने दावा किया कि चुनाव फर्जी थे। इसके बाद म्यांमार में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी आंग सान सूची और उनकी पार्टी के नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक म्यांमार में स्थिति नहीं कायम हो सकी है। माफ करिएगा, तब से लेकर अब तक म्यांमार में शांति कायम नहीं हो सकी है। प्रदर्शन तो थम गए, लेकिन सेना और सेना का विरोध करने वाले विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। तो ये तो थी म्यांमार की खबर और अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और रुक करते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका का लाया गया मामले में ICJ ने अपना फैसला दे दिया है और ICJ ने इसराइल को रफा में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए कहा है। साथ ही मिस्र से सटी रफा की सीमा को खोलने का आदेश दिया है ताकि बड़ी मात्रा में राहत सामग्री वहां से होते हुए गजा पहुंचाई जा सके। कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि रफाह में इसराइली कार्रवाई 7 मई को शुरू हुई और 18 मई तक यहां 8 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। कोर्ट ने कहा कि जांचकर्ताओं और फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा में आने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा इसराइल से कि वो कोर्ट के इस फैसले को लागू करे और 1 महीने के भीतर कोर्ट को ये बताए कि कितनी प्रगति हुई है। हालांकि कोर्ट ने गजा में इस्राएली बंधकों के अभी भी हमास में कैद होने पर चिंता जताई और उनकी बिना शर्त तुरंत रिहाई पर जोर दिया। और इधर इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्हें गजा में बंधक बनाकर रखे गए 3 इस्राएली नागरिकों के शव मिले हैं। इन तीनों की हत्या बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में हुई थी, ये इस्राएली सेना का कहना है। सेना ने इन तीनों बंधकों की पहचान हनान याब्लोंका, ओरियन हर्नांडेज और माइकल निसेनबॉम के तौर पर की है।
सेना का कहना है कि गजा के उत्तरी शहर जबालिया में रात को किए एक साझा अभियान में ये शव बरामद किए गए थे। इस साझा अभियान में इस्राएली सेना के साथ इस्राएली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल थी। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने तेल अवीव में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। It is with a heavy heart that I share that last night इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी कह रहे थे कि भारी मन के साथ मैं आप लोगों को बीती रात गजा में हुए स्पेशल फोर्सेस के अभियान के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने बंधक बनाए गए 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। ये हैं हन्नान याबलोंका, ओरियन हंडानिज और माइकल निसेनबॉम। गजा के इलाके के बारे में मिली सटीक जानकारी के आधार पर स्पेशल अभियान चलाया गया था जिसमें इनके शवों को बरामद किया गया। डैनियल हगारी ने कहा कि इन तीनों की हत्या इसराइल पर हमास के हमले के दौरान की गई और उनके शवों को गजा ले जाया गया था। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इसराइल इस क्षेत्र में अपना सैन्य अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को वापस नहीं कर देता। इस खबर पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंधकों को हर हाल में जीवित या मृत वापस लेकर आना हमारा राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है और हम यही कर रहे हैं। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने करीब 1200 इसराइली नागरिकों को मारा और 252 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। इसराइल का कहना है कि अभी भी करीब 130 इसराइली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। सीधे चलते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा के पास। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ICJ का जो फैसला है वो इसराइल पर कितना मान्य है और इसराइल क्या इसे पूरा करेगा? देखिए, ICJ का फैसला जो है वो बिल्कुल इसराइल पर मान्य है क्योंकि इसराइल उसको रिकॉग्नाइज करता है और जहां तक उसको कार्यान्वित करने का सवाल है तो उसको लेकर के हमेशा ही ICJ के जो रूलिंग्स है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए इसको लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसको जमीन पे कार्यान्वित करने के लिए। जहां तक इसराइल का सवाल है तो इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, इसराइल ने वहां हियरिंग में हिस्सा भी लिया। जो जनवरी में ये शुरू हुआ था उसके बाद मार्च में फैसला जो आया था प्रोविजनल फैसला, उस दौरान भी इसराइल ने उसमें जो है हिस्सा लिया था। अभी फिर इसराइल ने इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, पूरी कार्यवाही में हिस्सा पूरे जोर शोर के साथ लिया है। लेकिन इसराइल लगातार ये भी कहता रहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको रफा में कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती। हालांकि इस रूलिंग के बाद यहाँ पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑफिशियल बयान जल्द ही सभी को वाकिफ कराया जाएगा और उसका इंतजार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आज एक बैठक बुलाई है आज शाम को कि इस फैसले के बाद इसराइल जो है उसका क्या रुख हो। लेकिन चिंता का विषय इसराइल के लिए जरूर है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जितने भी देश ICJ को मान्यता देते हैं वो इसराइल का साथ शायद न दे पाए और अमेरिका भी जो है वो भी रफा के मामले पर कई बार इसराइल के खिलाफ खड़ा दिखा है। जी, और अभी जैसे 3 बंधकों के शव मिले गजा में, सप्ताह भर पहले भी गजा में 3 बंधकों के शव मिले थे, तो इसके बाद क्या वहां की नेतन्याहू सरकार पर किस तरह का दबाव है? देखिए, इसराइल में नेतन्याहू पर बेहद दबाव है कि कोई जो डील है उसको मानते हुए वहां पर जितने भी बंधक हैं उनको वापस लाया जाए। ये बात जरूर है कि इसराइल सरकारी तौर पर इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 37 जो बंधक हैं वहां पर वो मारे जा चुके हैं, लेकिन मृत जो बंधक हैं उनको भी लाना जो है इसराइल में माना जाता है कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो अभी तक आपको बता दें कि 19 जो हैं शव वहां से बंधकों के शव लाए जा चुके हैं इसराइल में इस पूरी कार्रवाई के दौरान और दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर आज पेरिस में एक मुलाकात हो रही है। मोसाद के चीफ जो हैं डेविड बर्निया वो वहां पर गए हुए हैं। वहां पर विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं उसमें वो भी हिस्सा ले रहे हैं और कतर के प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दबाव बढ़ रहा है कि जल्द से जल्द कोई एक डील जो है उसको तय किया जाए। जी, एक क्विक आपका रिस्पॉन्स इस पर चाहूंगी कि हमास को बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए, ये ICJ का कहना है, लेकिन ये कार्यान्वित कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही कठिन है क्योंकि हमास की तरफ से
लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पता नहीं है कि कितने बंधक जो हैं और कहां कहां पर उन्हें रखा गया है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि बाकी भी वहां जो उनके तरह के संगठन हैं, चरमपंथी संगठन, उन्होंने भी कई लोगों को बंधक बना रखा है और इन बंधकों का जो है पोजीशन हमास को पता नहीं है। तो ऐसे में उन्हें भी काफी काम करना होगा और सारे बंधकों को ढूंढना होगा। तो जाहिर है कि उनके तरफ से ये कहा जाता रहा, हालांकि इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि ये बिल्कुल झूठ है और वो टाइम बाइंग के लिए जो है इस तरह का पोजीशन हमास ने ले रखा है और हमास को पूरी जानकारी है कि सारे बंधक कहाँ रखे गए हैं। जी, तो ये थे यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरीन्द्र मिश्रा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश के चुनावी हलचल में जानेंगे कांग्रेस ने क्या की मांग। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों पर। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं नमस्कार। मदन लाल नबोरिया लिखते हैं हमास और नेतन्याहू दोनों बैकफुट पर हैं। और इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो इसराइल फिलिस्तीनी युद्ध कब बंद होगा, सुरेंद्र सिंह ने लिखा है। शंभू शरण ने लिखा है इसराइल शवों का मिलना, इसराइली प्रयास बहुत ही सार्थक हैं, वो कहते हैं। और फेसबुक पर भी कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। ललितपुर नेपाल से ईश्वर पोखरेल हमको सुन रहे हैं। शरद कुमार हैं, म्यांमार में सेना के खिलाफ विद्रोही कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, ये इनकी राय है। आगे बढ़ते हैं इकबाल जी और बात करते हैं चुनावी हलचल की, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कल क्या खास प्रोग्राम आने वाला है। कल का जो द लेंस शो है, इसमें इस बार चर्चा हो रही है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग ने जिस तरह से अलग अलग, चाहे वो विभाजनकारी बयान जिनको कहा गया था, चाहे वो हिंदू मुसलमानों को लेकर हो या जातीय समीकरणों को लेकर हो, वो जो बयान आए थे, और फिर जो दूसरा विवाद कुछ समय पहले उठा जिसको लेकर के ADR की तरफ से याचिका भी दायर की गई थी कि चुनाव आयोग एकदम जब चुनाव समाप्त हो रहा है, जिस दिन मतदान समाप्त हो रहा है, उसके तुरंत बाद आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहा है और समय क्यों लग रहा है, जिससे सवाल पैदा हुए। इसको लेके जो याचिका आई थी, तो ये जो दो बुनियादी मुद्दे हैं, इनसे जुड़ा हुआ ये हमारा कल का द लेंस है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलू क्या हैं और उनको अलग अलग पक्ष, चाहे वो चुनाव आयोग हो, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं TS कृष्णमूर्ति, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस हमारे साथ शामिल हैं, जो बताएंगी, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव है चुनाव कवर करने का। और साथ ही जो BJP का पक्ष है, उसके लिए प्रोफेसर संगीत रागी कार्यक्रम में होंगे। तो शनिवार को द लेंस में चर्चा चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर उठते सवालों को लेकर। और ये कार्यक्रम आप देख सकेंगे BBC के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और BBC के पन्ने पर। और अब बात चुनावी हलचल की। और लोकसभा के छठे चरण में कल यानी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसमें 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कल। उसमें यूपी से 14, हरियाणा से 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और कश्मीर के अनंतनाग राजौरी की 1 सीट पर चुनाव होंगे। और 7वें और आखिरी चरण में जो मतदान होगा वो 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री 7वें चरण के प्रचार के लिए आज शिमला में थे, उसके बाद वो पंजाब के गुरदासपुर भी गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समान नागरिकता जो है वो बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस उसका विरोध करती रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया कानून को समर्थन देती है। और जब शिमला के बाद मोदी पंजाब के गुरदासपुर गए तो वहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर हमला किया। तो पहले सुनते हैं कि मोदी ने कहा क्या। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से
370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो झारखंड के देवघर में थे। उन्होंने मोदी के 10 वर्षों का हिसाब मांगा। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो, सरमाएदार को आप जमीन दे रहे हो। तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आपने ये 2 आवाज़ें सुनी, एक प्रधानमंत्री की, हालांकि वो 7वें चरण के जो मतदान होंगे 1 तारीख को, उनके लिए प्रचार करते वक्त बोल रहे थे, और फिर आपने खड़गे साहब को सुना। तो ये पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा और शिमला में फिर यूसीसी, प्रधानमंत्री के इन बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का और बीजेपी का जो अब कोर नैरेटिव है, जो मुख्य मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत, उनके नेतृत्व, विकसित भारत के साथ साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और जिस तरह से कश्मीर की बात करें 370 की लागू कर देगी कांग्रेस, या पाकिस्तान को पैगाम भेजे जाएंगे अच्छे मीठे और दोस्ती बढ़ाई जाएगी, वो बम फोड़ता रहेगा, ये सब मतलब लार्जर जो हिंदुत्व का नैरेटिव है उसके अंदर चीजें ये फिट होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने एजेंडा, बीजेपी अपने एजेंडा पे है, अपनी राजनीति कर रही है। और खड़गे साहब का जो आपने सुनाई थी अभी साउंड बाइट, वो बड़ा आक्रामक बोल रहे थे। वो कह रहे थे भाई 55 साल का हिसाब तो हम दे ही देंगे, हमने जो भी किया है, आप भी 10 साल का हिसाब दीजिए। तो एक तरफ तो चुनाव अब अपने चरम पे, अंतिम 2 फेज बचे हुए हैं, 80% इलेक्शन हो चुका है, कल के मतदान के बाद 90% हो चुका होगा। तो जहां बाकी देश में जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां तो चुनावों से काफी हद तक ध्यान हट चुका है, लेकिन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो चरम पे है। तो उसकी जो आरोप प्रत्यारोप, अपनी टॉकिंग पॉइंट से स्कोर करना, वो सिलसिला जारी है। जी, तो संजीव, चुनाव जो कल जहां राजधानी दिल्ली में है, तो सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद हम दिल्ली के चुनावों की बात करेंगे। शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने 500 से ज्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा। इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला। 100 करोड़ का, 1100 करोड़ का, वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। तो संजीव, आपने सुना केजरीवाल को, और यहाँ पहली बार आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में हम सभी जानते हैं कि बीजेपी कितनी मजबूत है, चाहे वो 14 का चुनाव रहा, चाहे 19 का चुनाव रहा, उन्होंने लगातार 7 सीटें जीती हैं। क्या इस बार कुछ अलग होगा? अब ये क्या होगा ये तो जून को मालूम पड़ेगा एक बार, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही। 2014 और 19 में दोनों बार 100% रिकॉर्ड रहा बीजेपी का, लेकिन दोनों बार कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े थे। कांग्रेस नंबर 2 रही थी 2019 में लोकसभा में, जबकि विधानसभा चुनावों में कोई टक्कर भी नहीं दिखता है आप पार्टी के। तो ये सब समीकरण अब ये नए घटना चक्र में कांग्रेस और आपके कॉम्बिनेशन के साथ, जिस तरह से केजरीवाल को जमानत पे छूट मिली है बाहर आके प्रचार करने की, और उनके और प्रधानमंत्री के बीच में जो नोकझोंक चल रही है, प्राइम मिनिस्टर बोले कल की ये तो अनुभवी चोर हैं एक टेलीविजन कार्यक्रम में। आज उसका जवाब केजरीवाल ने दिया, जो अभी आपने सुनाया है कि भाई अगर कोई सबूत ही नहीं है तो सबको छोड़िए। तो ये जो एक गर्मी पैदा हुई है केजरीवाल के सक्रिय होने से जमीन पर, वो और प्लस कुछ ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस और आपका, ये पहले से ज्यादा दिलचस्प बना रहा है इस चुनाव को। निष्कर्ष क्या निकलता है
ये तो हमें चार को ही मालूम पड़ेगा। जी, और संजीव, एक बात आमतौर पर कही जाती है कि जो दिल्ली का मतदाता है वो विधानसभा में तो केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो वही मतदाता मोदी को वोट देता है, यानी बीजेपी को वोट देता है। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद मोदी ने उन मतदाताओं के लिए एक फैसले के कश्मकश में डाल दिया है कि अब क्या करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि इस बात में कोई दम है? अब मुझे नहीं मालूम मतदाता कश्मकश में है कि प्रेक्षक हमारे जैसे कश्मकश में है कौन कितना उलझा हुआ, क्योंकि अब तक का रवैया स्पष्ट है। जैसे आपने स्वयं कहा इकबाल भाई कि जनता जब मुख्यमंत्री चुनती है केजरीवाल के लिए वोट डालती है, जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, मोदी के लिए डाल रहे होते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव, जैसे मैंने लगातार कहा है पिछले एक महीने में, 2014 और 19 से अलग है, फर्क है। और इस फर्क का नतीजा किस तरह से परिणामों में परिलक्षित होगा 4 जून को, ये एक बड़ा कौतूहल का विषय है हम सब के लिए। और संजीव, कल जहां भी चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर मैं बहुत संक्षेप में एक बात करूं तो यूपी की जो 14 सीटें हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर की है, जहां से मेनका गांधी चुनाव में है। और कहा यह जा रहा है कि कल का जो बैरोमीटर होगा वो मेनका गांधी की सीट से ही कुछ पता चलेगा। उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? मेनका गांधी अब सबसे वरिष्ठ सांसद है इस पार्लियामेंट की, है सबसे वरिष्ठतम सांसदों में से एक है। उनको जब नई संसद में गए तो बीजेपी की तरफ से बोलने वालों में जो प्रमुख अफसर दिया गया उसमें मेनका गांधी का नाम था, जबकि सबको मालूम है कि रिश्ते अब थोड़े खट्टे मीठे हैं वरुण गांधी मेनका गांधी के साथ, बीजेपी के और मौजूदा नेतृत्व के। तो सुल्तानपुर की सीट अहम हो जाती है। वरुण गांधी वहां प्रचार भी कर रहे हैं जो बाकी जगह बीजेपी की सीट्स पे नहीं गए हैं। तो डेफिनेटली बैरोमीटर और नो बैरोमीटर, लेकिन इस बार यूपी का चुनाव पूरा ही बहुत खासा तगड़ा फंसा हुआ लग रहा है कई जगहों पे, और सबकी नजर इस बात पे है। देखिए, दिल्ली की चाबी तो यूपी से ही निकलेगी। महत्वपूर्ण स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट महाराष्ट्र वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, विपक्ष की क्या परफॉर्मेंस रहती है यूपी में, वो रास्ता दिल्ली का लखनऊ से ही तय होगा। बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस पूरे चुनावी विश्लेषण के लिए। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं इकबाल अहमद। म्यांमार में 3 साल पहले हुए तख्तापलट के बाद अब तक हिंसा जारी, सेना को कड़ी चुनौती दे रहे विद्रोही समूह। More than 350 our brother sister already sacrificed their life. More than 200 sacrificed for their body parts. बीबीसी की खास रिपोर्ट में बताएंगे म्यांमार में कैसे विद्रोही समूहों में शामिल हो रहे युवा बदल रहे हैं युद्ध की तस्वीर। Sometimes we can cry the whole day. It's okay, but we have to stand up again. Because if we are not here, who would treat those patients? इजरायली सेना ने बंधक बनाकर रखे 3 नागरिकों के शव गजा से मिलने की पुष्टि की। It is with a heavy heart that I share that last night Israeli special forces in Gaza rescued the bodies of our hostages, Hanania Vlonka. चुनावी हलचल में कल होने वाले छठे चरण के मतदान पर चर्चा के साथ साथ होगी फॉर्म 17C पर भी बात। आगे बढ़े उससे पहले इकबाल अहमद से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि सूडान के डारफूर इलाके में नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूएन की विशेष सलाहकार एलिस वाइरिमो ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लोगों को उनकी जाति और नस्ल के आधार पर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डारफूर में ऐतिहासिक हिंसा को अंजाम देने वालों को अभी तक कानून के कटघरे में नहीं लाया जा सका है और इसीलिए हिंसा का यह चक्र अभी तक जारी है। एलिस वाइरिमो का कहना था, The situation now bears all the marks of the risk of genocide. अभी जो हालात हैं उनसे साफ है कि वहां नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जहां नरसंहार हो चुके हैं और वहां कैसे हालात थे, हम उन सब का अध्ययन करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि रवांडा में 1993 में इसी तरह के हालात थे और फिर वहां 1994 में नरसंहार हुआ। उसी तरह स्रेब्रेनिका में 1994 में इसी तरह के हालात थे और वहां 1995 में नरसंहार हुआ। उन्होंने कहा कि सूडान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कोई ध्यान नहीं है।
अब हर साल 11 जुलाई को 1995 में स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार के दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रवांडा और जर्मनी के जरिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि सर्बिया और बोस्निया के सर्ब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। 11 जुलाई 1995 को बोस्निया के सर्ब लड़ाकों ने यूएन की सुरक्षा में रह रहे एक कैंप पर धावा बोल दिया था और वहां रह रहे करीब 8,000 बोस्नियाई मुसलमान मर्दों और बच्चों को मार दिया था। प्रस्ताव के पास होने की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, The result of the vote is as follows. In favor 84, against प्रस्ताव पर वोटिंग का नतीजा इस तरह है। इसके पक्ष में 84 वोट जबकि 19 इसके खिलाफ पड़े हैं। 68 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं दिया है, इसलिए हम इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से निर्यात होने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा, न ही टेस्ला ने और न ही मैंने टैरिफ को बढ़ाने की मांग की थी। पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज गांव में भारी भूस्खलन हुआ है और गांव वाले शवों को मलबों से निकाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी मीडिया एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अब तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। यह हादसा एंगा प्रांत के काओकलम गांव में तड़के 3 बजे हुआ। पोरगेरा वुमेन इन बिजनेस एसोसिएशन की अध्यक्ष एलिजाबेथ लारूमा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि पहाड़ के किनारे खिसकने से घर जमींदोज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा हुआ तो लोग सो रहे थे और पूरा गांव ही धंस गया है। मुझे लगता है कि कम से कम 100 से अधिक लोग जमीन के अंदर समा गए हैं। 3 साल पहले 2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ। वहां की सेना ने आंग सान सूची के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार को गद्दी से हटाकर आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और फिर विद्रोह शुरू हुआ। इस घटना को अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां विद्रोह थमा नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत आज इसी खबर से करते हैं। बीबीसी संवाददाता क्विंटन सोमरविल ने म्यांमार के पूर्वी करेनी राज्य के घने जंगलों में विद्रोही गुट करेनी नेशनलिटीज डिफेंस फोर्स यानी KNDF के लड़ाकों के साथ करीब 1 महीने का वक्त बिताया। इस विद्रोही गुट में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। सोमरविल ने फ्रंटलाइन पर लड़ रहे इन युवाओं की कोशिशों, वहां मौजूद मेडिकल वर्कर्स से बात की जो बेहद सीमित संसाधनों में विद्रोह को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्विंटन सोमरविल की रिपोर्ट का सार सुनवाते हैं बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की आवाज में। KNDF युवा लड़ाकों और कमांडरों का समूह है जो तख्तापलट के बाद सामने आया है। करेनी राज्य में दशकों से विद्रोही समूहों के लोग सेना के खिलाफ लड़ते आए हैं, लेकिन अब KNDF के आने से इन विद्रोहियों को कई सफलता मिली है। यहाँ की सैन्य सत्ता के खिलाफ माहौल तब बनने लगा जब पिछले साल 27 अक्टूबर को देश के उत्तर में विद्रोहियों के समूह ने सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से देश भर के दर्जनों शहर सशस्त्र विद्रोहियों के हाथ में आ गए। सेना ने अब भी प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाए रखा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और म्यांमार की सीमाओं पर सेना का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा है। KNDF का कहना है कि वो और दूसरे विद्रोही समूहों ने करेनी राज्य के 90% हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह भले ही छोटा इलाका हो, लेकिन ये प्रतिरोध का बड़ा केंद्र बन गया है। KNDF के पास लड़ाकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कम है। दूसरे देशों में रहने वाले म्यांमार के लोगों से इस विद्रोह को ज्यादातर फंड मिलता है। कुछ वक्त पहले जवानों की कमी से जूझ रहे सैन्य शासन ने एक भर्ती आदेश लागू किया था, जिसके बाद रैंकों पर असर आया। फिर सैकड़ों की संख्या में युवा विद्रोह में शामिल होने के लिए विद्रोही इलाकों की तरफ आ गए। ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये विद्रोह किस दिशा में जाएगा। दोनों ही पक्षों के लिए ये वजूद की लड़ाई है और लगातार इसमें रक्तपात और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे वापस आ पाना असंभव है। तो ये थी क्विंटन सोमरविल की रिपोर्ट का सार जो सुना रहे थे नवीन नेगी। करेनी में क्विंटन सोमरविल की मुलाकात हुई म्यो जिन से।
माफ कीजिएगा, नेम्यूजिन से, जो KNDF के डिप्टी कमांडर हैं। नेम्यूजिन अपने साथ लाउडस्पीकर लेकर ऊंचाई तक जाते हैं और नीचे बने सेना के आउटपोस्ट में मौजूद सैनिकों से हथियार डालने को कहते हैं। More than 350 our brother and sister already sacrificed their life. More than 200 वो कह रहे थे कि हमारे 350 से अधिक भाई बहन पहले ही अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। 200 से अधिक ने अपने शरीर के अंगों का बलिदान दिया है। जैसा आपने आज सुबह देखा था, सैकड़ों लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और देश की सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यही हमारी ताकत है। बीते 3 सालों में म्यांमार में हुए विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद वहां गृह युद्ध की जो स्थिति बनी है, उसमें भी हजारों लोगों की जान गई है। करेनी में क्विंटन सोमरविल की मुलाकात युवा डॉक्टरों की एक टीम से हुई, जो वहां एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं। घने जंगलों के बीच ये ऑपरेशन थिएटर जमीन के नीचे बना है और तारपोलिन से ढका हुआ है। यहाँ कई मरीज थे जिनके शरीर के अंग नहीं थे। यहाँ मौजूद डॉक्टर ने काम करने में आ रही मुश्किलों के बारे में क्विंटन को बताया। We try our best to cope with that, but it's not very good. But even amputated soldiers are still fighting. वहां मौजूद पुरुष ने बताया, हम हालात से जूझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जिन सैनिकों के अंग कट गए वो भी यहां लड़ ही रहे हैं। हम कैसे पीछे हट सकते हैं? वहां मौजूद महिला ने बताया कि कभी कभी हम पूरा दिन रो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन Sometimes we can cry the whole day. It's okay, but we have to stand up again because वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि कभी कभी हम पूरा दिन रो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन हमें हर हाल में फिर से खड़े होना है, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो इन घायल मरीजों का इलाज भला कौन करेगा? हाल के महीनों में म्यांमार के सैन्य शासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चीन की सीमा से सटे शान राज्य और बांग्लादेश से सटे रखाइन के बड़े हिस्सों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने BBC से कहा कि तख्तापलट के बाद से देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। What we have seen is a country in free fall, and I would say तो वोल्कर तुर्क कह रहे थे कि हमने देखा है कि एक देश स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता जा रहा है, और मैं कहूंगा कि पिछले 3 सालों में जब से वहां सैन्य तख्तापलट हुआ है, मानवाधिकारों की स्थिति भयावह है। यह कभी न खत्म होने वाला एक बुरा सपना बन गया है और हमने हिंसा और संघर्ष में बढ़ोतरी देखी है। तनाव खासतौर पर रखाइन प्रांत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में भी बढ़ रहा है। तो हाँ, मेरा मतलब है यह एक बेहद दुखद स्थिति है कि दुर्भाग्य से दुनिया का ध्यान इसी तरफ नहीं है। इकबाल, म्यांमार की कहानी दिलचस्प है। 50 साल तक सैन्य शासन देख चुका म्यांमार 2011 में गणतांत्रिक शासन की तरफ बढ़ने लगा। 2015 में चुनाव हुए और आंग सान सूची और उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, जो कभी बैन हुआ करती थी वहां, उसने चुनाव जीता और सरकार बनाई। नवंबर 2020 में देश में एक बार फिर चुनाव हुए और आंग सान सूची की पार्टी ने फिर एक बार जीत हासिल की, लेकिन ये नई सरकार फरवरी 2021 तक ही चल सकी, क्योंकि सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सूची और उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सेना ने देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी। बिना किसी सबूत के सेना ने दावा किया कि चुनाव फर्जी थे। इसके बाद म्यांमार में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शनकारी आंग सान सूची और उनकी पार्टी के नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक म्यांमार में स्थिति नहीं कायम हो सकी है। माफ करिएगा, तब से लेकर अब तक म्यांमार में शांति कायम नहीं हो सकी है। प्रदर्शन तो थम गए, लेकिन सेना और सेना का विरोध करने वाले विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। तो ये तो थी म्यांमार की खबर और अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और रुक करते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका का लाया गया मामले में ICJ ने अपना फैसला दे दिया है और ICJ ने इसराइल को रफा में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए कहा है। साथ ही मिस्र से सटी रफा की सीमा को खोलने का आदेश दिया है ताकि बड़ी मात्रा में राहत सामग्री वहां से होते हुए गजा पहुंचाई जा सके। कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि रफाह में इसराइली कार्रवाई 7 मई को शुरू हुई और 18 मई तक यहां 8 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। कोर्ट ने कहा कि जांचकर्ताओं और फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा में आने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा इसराइल से कि वो
कि वो कोर्ट के इस फैसले को लागू करें और 1 महीने के भीतर कोर्ट को ये बताए कि कितनी प्रगति हुई है। हालांकि कोर्ट ने गजा में इस्राएली बंधकों के अभी भी हमास में कैद होने पर चिंता जताई और उनकी बिना शर्त तुरंत रिहाई पर जोर दिया। और इधर इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्हें गजा में बंधक बनाकर रखे गए 3 इस्राएली नागरिकों के शव मिले हैं। इन तीनों की हत्या बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में हुई थी, ये इस्राएली सेना का कहना है। सेना ने इन तीनों बंधकों की पहचान हनान याबलोंका, ओरियन हर्नांडेज और माइकल निसेनबॉम के तौर पर की है। सेना का कहना है कि गजा के उत्तरी शहर जबालिया में रात को किए एक साझा अभियान में ये शव बरामद किए गए थे। इस साझा अभियान में इस्राएली सेना के साथ इस्राएली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल थी। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने तेल अवीव में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। It is with a heavy heart that I share that last night इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी कह रहे थे कि भारी मन के साथ मैं आप लोगों को बीती रात गजा में हुए स्पेशल फोर्सेस के अभियान के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने बंधक बनाए गए 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। ये हैं हन्नान याबलोंका, ओरियन हर्नांडेज और माइकल निसेनबॉम। गजा के इलाके के बारे में मिली सटीक जानकारी के आधार पर स्पेशल अभियान चलाया गया था जिसमें इनके शवों को बरामद किया गया। डैनियल हगारी ने कहा कि इन तीनों की हत्या इसराइल पर हमास के हमले के दौरान की गई और उनके शवों को गजा ले जाया गया था। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इसराइल इस क्षेत्र में अपना सैन्य अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को वापस नहीं कर देता। इस खबर पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंधकों को हर हाल में जीवित या मृत वापस लेकर आना हमारा राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है और हम यही कर रहे हैं। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने करीब 1200 इसराइली नागरिकों को मारा और 252 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। इसराइल का कहना है कि अभी भी करीब 130 इसराइली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। सीधे चलते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा के पास। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ICJ का जो फैसला है वो इसराइल पर कितना मान्य है और इसराइल क्या इसे पूरा करेगा? देखिए, ICJ का फैसला जो है वो बिल्कुल इसराइल पर मान्य है क्योंकि इसराइल उसको रिकॉग्नाइज करता है और जहां तक उसको कार्यान्वित करने का सवाल है तो उसको लेकर के हमेशा ही ICJ के जो रूलिंग्स है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए इसको लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसको जमीन पे कार्यान्वित करने के लिए। जहां तक इसराइल का सवाल है तो इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, इसराइल ने वहां हियरिंग में हिस्सा भी लिया। जो जनवरी में ये शुरू हुआ था उसके बाद मार्च में फैसला जो आया था प्रोविजनल फैसला, उस दौरान भी इसराइल ने उसमें जो है हिस्सा लिया था। अभी फिर इसराइल ने इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, पूरी कार्यवाही में हिस्सा पूरे जोर शोर के साथ लिया है। लेकिन इसराइल लगातार ये भी कहता रहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको रफा में कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती। हालांकि इस रूलिंग के बाद यहाँ पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑफिशियल बयान जल्द ही सभी को वाकिफ कराया जाएगा और उसका इंतजार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आज एक बैठक बुलाई है आज शाम को कि इस फैसले के बाद इसराइल जो है उसका क्या रुख हो। लेकिन चिंता का विषय इसराइल के लिए जरूर है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जितने भी देश ICJ को मान्यता देते हैं वो इसराइल का साथ शायद न दे पाए और अमेरिका भी जो है वो भी रफा के मामले पर कई बार इसराइल के खिलाफ खड़ा दिखा है। जी, और अभी जैसे 3 बंधकों के शव मिले गजा में, सप्ताह भर पहले भी गजा में 3 बंधकों के शव मिले थे, तो इसके बाद क्या वहां की नेतन्याहू सरकार पर किस तरह का दबाव है? देखिए, इसराइल में नेतन्याहू पर बेहद दबाव है कि कोई जो डील है उसको मानते हुए वहां पर जितने भी बंधक हैं उनको वापस लाया जाए। ये बात जरूर है कि इसराइल सरकारी तौर पर इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 37 जो बंधक हैं वहां पर वो मारे जा चुके हैं, लेकिन मृत जो बंधक हैं उनको भी लाना जो है इसराइल में माना जाता है कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो अभी तक आपको बता दें कि 19 जो हैं शव वहां से बंधकों के शव लाए जा चुके हैं इसराइल में इस पूरी कार्रवाई के दौरान। और
दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर आज पेरिस में एक मुलाकात हो रही है। मोसाद के चीफ जो हैं डेविड बर्निया वो वहां पर गए हुए हैं। वहां पर विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं उसमें वो भी हिस्सा ले रहे हैं और कतर के प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दबाव बढ़ रहा है कि जल्द से जल्द कोई एक डील जो है उसको तय किया जाए। जी, एक क्विक आपका रिस्पॉन्स इस पर चाहूंगी कि हमास को बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए, ये ICJ का कहना है, लेकिन ये कार्यान्वित कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही कठिन है क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पता नहीं है कि कितने बंधक जो हैं और कहां पर उन्हें रखा गया है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि बाकी भी वहां जो उनके तरह के संगठन हैं, चरमपंथी संगठन, उन्होंने भी कई लोगों को बंधक बना रखा है और इन बंधकों का जो है पोजीशन हमास को पता नहीं है। तो ऐसे में उन्हें भी काफी काम करना होगा और सारे बंधकों को ढूंढना होगा। तो जाहिर है कि उनके तरफ से ये कहा जाता रहा, हालांकि इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि ये बिल्कुल झूठ है और वो टाइम बाइंग के लिए जो है इस तरह का पोजीशन हमास ने ले रखा है और हमास को पूरी जानकारी है कि सारे बंधक कहाँ रखे गए हैं। जी, तो ये थे यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरीन्द्र मिश्रा। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश चुनावी हलचल में जानेंगे कांग्रेस ने क्या की मांग। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों पर। सुरेंद्र सिंह लिखते हैं नमस्कार। मदन लाल लंबोरिया लिखते हैं हमास और नेतन्याहू दोनों बैकफुट पर हैं, और इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो इसराइल फिलिस्तीनी युद्ध कब बंद होगा, सुरेंद्र सिंह ने लिखा है। शंभू शरण ने लिखा है इसराइल शवों का मिलना, इसराइली प्रयास बहुत ही सार्थक हैं, वो कहते हैं। और फेसबुक पर भी कई लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। ललितपुर नेपाल से ईश्वर पोखरेल हमको सुन रहे हैं। शरद कुमार हैं, म्यांमार में सेना के खिलाफ विद्रोही कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए, ये इनकी राय है। आगे बढ़ते हैं इकबाल जी और बात करते हैं चुनावी हलचल की, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कल क्या खास प्रोग्राम आने वाला है। कल का जो द लेंस शो है, इसमें इस बार चर्चा हो रही है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग ने जिस तरह से अलग अलग, चाहे वो विभाजनकारी बयान जिनको कहा गया था, चाहे वो हिंदू मुसलमानों को लेकर हो या जातीय समीकरणों को लेकर हो, वो जो बयान आए थे, और फिर जो दूसरा विवाद कुछ समय पहले उठा जिसको लेकर के ADR की तरफ से याचिका भी दायर की गई थी कि चुनाव आयोग एकदम जब चुनाव समाप्त हो रहा है, जिस दिन मतदान समाप्त हो रहा है, उसके तुरंत बाद आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहा है और समय क्यों लग रहा है, जिससे सवाल पैदा हुए। इसको लेके जो याचिका आई थी, तो ये जो दो बुनियादी मुद्दे हैं, इनसे जुड़ा हुआ ये हमारा कल का द लेंस है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलू क्या हैं और उनको अलग अलग पक्ष, चाहे वो चुनाव आयोग हो, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं TS कृष्णमूर्ति, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनेस हमारे साथ शामिल हैं, जो बताएंगी, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव है चुनाव कवर करने का। और साथ ही जो BJP का पक्ष है, उसके लिए प्रोफेसर संगीत रागी कार्यक्रम में होंगे। तो शनिवार को द लेंस में चर्चा चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर उठते सवालों को लेकर। और ये कार्यक्रम आप देख सकेंगे BBC के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और BBC के पन्ने पर। और अब बात चुनावी हलचल की। और लोकसभा के छठे चरण में कल यानी 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसमें 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कल। उसमें यूपी से 14, हरियाणा से 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और कश्मीर के अनंतनाग राजौरी की 1 सीट पर चुनाव होंगे। और 7वें और आखिरी चरण में जो मतदान होगा वो 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री 7वें चरण के प्रचार के लिए आज शिमला में थे, उसके बाद वो पंजाब के गुरदासपुर भी गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समान
नागरिकता जो है वो बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस उसका विरोध करती रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया कानून को समर्थन देती है। और जब शिमला के बाद मोदी पंजाब के गुरदासपुर गए तो वहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर हमला किया। तो पहले सुनते हैं कि मोदी ने कहा क्या। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो झारखंड के देवघर में थे। उन्होंने मोदी के 10 वर्षों का हिसाब मांगा। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। सरमाएदार को आप जमीन दे रहे हो। तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आपने ये 2 आवाज़ें सुनी, एक प्रधानमंत्री की, हालांकि वो 7वें चरण के जो मतदान होंगे 1 तारीख को, उनके लिए प्रचार करते वक्त बोल रहे थे, और फिर आपने खड़गे साहब को सुना। तो ये पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा और शिमला में फिर यूसीसी, प्रधानमंत्री के इन बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का और बीजेपी का जो अब कोर नैरेटिव है, जो मुख्य मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत, उनके नेतृत्व, विकसित भारत के साथ साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और जिस तरह से कश्मीर की बात करें 370 की लागू कर देगी कांग्रेस, या पाकिस्तान को पैगाम भेजे जाएंगे अच्छे मीठे और दोस्ती बढ़ाई जाएगी, वो बम फोड़ता रहेगा, ये सब मतलब लार्जर जो हिंदुत्व का नैरेटिव है उसके अंदर चीजें ये फिट होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने एजेंडा, बीजेपी अपने एजेंडा पे है, अपनी राजनीति कर रही है। और खड़गे साहब का जो आपने सुनाई थी अभी साउंड बाइट, वो बड़ा आक्रामक बोल रहे थे। वो कह रहे थे भाई 55 साल का हिसाब तो हम दे ही देंगे, हमने जो भी किया है, आप भी 10 साल का हिसाब दीजिए। तो एक तरफ तो चुनाव अब अपने चरम पे, अंतिम 2 फेज बचे हुए हैं, 80% इलेक्शन हो चुका है, कल के मतदान के बाद 90% हो चुका होगा। तो जहां बाकी देश में जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां तो चुनावों से काफी हद तक ध्यान हट चुका है, लेकिन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो चरम पे है। तो उसकी जो आरोप प्रत्यारोप, अपनी टॉकिंग पॉइंट से स्कोर करना, वो सिलसिला जारी है। जी, तो संजीव, चुनाव जो कल जहां राजधानी दिल्ली में है, तो सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा। उसके बाद हम दिल्ली के चुनावों की बात करेंगे। शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने 500 से ज्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा। इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला। 100 करोड़ का, 1100 करोड़ का, वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। तो संजीव, आपने सुना केजरीवाल को, और यहाँ पहली बार आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में हम सभी जानते हैं कि बीजेपी कितनी मजबूत है, चाहे वो 14 का चुनाव रहा, चाहे 19 का चुनाव रहा, उन्होंने लगातार 7 सीटें जीती हैं। क्या इस बार कुछ अलग होगा? अब ये क्या होगा ये तो जिनको मालूम पड़ेगा कि बात, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही। 2014 और 19 में दोनों बार 100% रिकॉर्ड रहा बीजेपी का, लेकिन दोनों बार कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े थे। कांग्रेस नंबर 2 रही थी 2019 में लोकसभा में, जबकि विधानसभा चुनावों में कोई टक्कर भी नहीं दिखता है आप पार्टी के। तो ये सब समीकरण अब ये नए घटना चक्र में कांग्रेस और आपके कॉम्बिनेशन के साथ, जिस तरह से केजरीवाल को जमानत पे छूट मिली है बाहर आके प्रचार करने की, और
उनके और प्रधानमंत्री के बीच में जो नोकझोंक चल रही है, प्राइम मिनिस्टर बोले कल की ये तो अनुभवी चोर हैं एक टेलीविजन कार्यक्रम में, आज उसका जवाब केजरीवाल ने दिया जो अभी आपने सुना है कि भाई अगर कोई सबूत ही नहीं है तो सबको छोड़िए। तो ये जो एक गर्मी पैदा हुई है केजरीवाल के सक्रिय होने से जमीन पर, वो और प्लस कुछ ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस और आपका, ये पहले से ज्यादा दिलचस्प बना रहा है इस चुनाव को। निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो हमें चार को ही मालूम पड़ेगा। जी, और संजीव, एक बात आमतौर पर कही जाती है कि जो दिल्ली का मतदाता है वो विधानसभा में तो केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो वही मतदाता मोदी को वोट देता है, यानी बीजेपी को वोट देता है। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद मोदी ने उन मतदाताओं के लिए एक फैसले के कश्मकश में डाल दिया है कि अब क्या करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि इस बात में कोई दम है? अब मुझे नहीं मालूम मतदाता कश्मकश में है कि प्रेक्षक हमारे जैसे कश्मकश में है कौन कितना उलझा हुआ, क्योंकि अब तक का रवैया स्पष्ट है, जैसे आपने स्वयं कहा इकबाल भाई, कि जनता जब मुख्यमंत्री चुनती है केजरीवाल के लिए वोट डालती है, जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, मोदी के लिए डाल रहे होते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव, जैसे मैंने लगातार कहा है पिछले एक महीने में, 2014 और 19 से अलग है, फर्क है, और इस फर्क का नतीजा किस तरह से परिणामों में परिलक्षित होगा 4 जून को, ये एक बड़ा कौतूहल का विषय है हम सब के लिए। और संजीव, कल जहां भी चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर मैं बहुत संक्षेप में एक बात करूं तो यूपी की जो 14 सीटें हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर की है, जहां से मेनका गांधी चुनाव में है, और कहा यह जा रहा है कि कल का जो बैरोमीटर होगा वो मेनका गांधी की सीट से ही कुछ पता चलेगा। उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? मेनका गांधी अब सबसे वरिष्ठ सांसद है इस पार्लियामेंट की, है सबसे वरिष्ठतम सांसदों में से एक है। उनको जब नई संसद में गए तो बीजेपी की तरफ से बोलने वालों में जो प्रमुख अफसर दिया गया उसमें मेनका गांधी का नाम था, जबकि सबको मालूम है कि रिश्ते अब थोड़े खट्टे मीठे हैं वरुण गांधी मेनका गांधी के साथ, बीजेपी के और मौजूदा नेतृत्व के। तो सुल्तानपुर की सीट अहम हो जाती है। वरुण गांधी वहां प्रचार भी कर रहे हैं जो बाकी जगह बीजेपी की सीट्स पे नहीं गए हैं। तो डेफिनेटली बैरोमीटर और नो बैरोमीटर, लेकिन इस बार यूपी का चुनाव पूरा ही बहुत खासा तगड़ा फंसा हुआ लग रहा है कई जगहों पे, और सबकी नजर इस बात पे है। देखिए, दिल्ली की चाबी तो यूपी से ही निकलेगी। महत्वपूर्ण स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट महाराष्ट्र वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, विपक्ष की क्या परफॉर्मेंस रहती है यूपी में, वो रास्ता दिल्ली का लखनऊ से ही तय होगा। बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस पूरे चुनावी विश्लेषण के लिए। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही।